और स्वागत है आप सभी का एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सेशन की और शुरुआत करते हैं 3 अगस्त 2022 जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं ग्रुप डी में आने वाले टॉप एक्सपेक्टेड टॉप 25 क्वेश्चंस। ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। और ये रहा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 29 जुलाई। बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है 29 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर आपको इस बार का जो थीम है इसको याद करके जाना है एग्जाम हॉल में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई। थीम है देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। तो इस थीम को आपको याद करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यूयान टैप योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? केरल, लद्दाख, तमिलनाडु, तेलंगाना। आपका करेक्ट ऑप्शन है लद्दाख। दोस्तों ये जो योजना है लद्दाख में शुरू किया गया है और आपको 2 पॉइंट अच्छे से याद करना है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा लद्दाख की राजधानी है लेह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और लास्ट ऑप्शन है आंध्रा बैंक। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इटली, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी जिनेवा में ILO का मुख्यालय स्थित है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ बात करते हैं। देखिए जिनेवा और ILO की बात करें तो टोटल मेंबर यहाँ पे जो कंट्री हैं, टोटल मेंबर जो हैं कंट्री आपका 87, इसको याद करना है। दूसरा चीज़ आपको याद करना है, जो आप 187वां सदस्य इसका बना है तो वो कौन सा है? टोंगा। ये है 187th मेंबर ऑफ ILO। और ILO का गठन कब किया गया था? तो तीसरा पॉइंट इसको भी याद कर लेना है। और को चौथा पॉइंट आपको महासचिव कौन है इसको भी याद करना है। तो स्थापना 1919 और महासचिव गिलबर्ट होंगबो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों तो अभी आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों हाल ही में 2020 में ये लागू किया गया था, तो किस राज्य में लागू किया गया था आपको इसका जवाब देना है। तो इसमें प्रथम राज्य कौन था? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट कब किया था? 1644, 1445, 1646, 1446। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1644। ये था यहाँ पे शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट किया था। आपको अच्छे से याद करना है। चलते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे फर्स्ट लूट पूछेगा तो आपको यहाँ पर 1644 याद कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर कितने रुपए की लूट किया था तो आपको याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की लूट किया था फर्स्ट टाइम। वहीं पर सेकंड लूट आप सूरत की बात करें तो इन्होंने 60 लाख रुपए इन्होंने सेकंड टाइम पर लूटा था। तो ये 2 लूट शिवाजी के महत्वपूर्ण लूटों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अगर आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप अभी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस यूट्यूब चैनल को आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आपको दिख रहा है तो स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी की छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद के किले पर, दिल्ली के किले पर,
रायगढ़ के किले पर, अजमेर के किले पर। तो इसका जो करेक्ट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ के किले पर। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने कुल कितने उपाधियां धारण किए थे? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 2 उपाधियां धारण किए थे शिवाजी ने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन कौन सी उपाधियां थी? ये थी छत्रपति महाराज और दूसरा हिंदू बादशाह। ये 2 उपाधियां शिवाजी ने धारण किए थे, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 लोग रहते थे और इन 8 लोगों को क्या कहा जाता था? अष्टभुज, अष्टमहान, अष्टप्रधान, अष्टरत्न। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अष्टप्रधान। ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये 8 लोगों की मंत्रिमंडल थी शिवाजी के मंत्रिमंडल में, जिसमें 8 लोग रहते थे, इसी को क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहा जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। शिवाजी की कुल कितनी बीवियां थी, यानी उनके पास कुल कितनी पत्नियां थी? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 पत्नियां थी। वो कौन कौन सी थी? पहली थी साईबाई, जिससे संभाजी का जन्म हुआ। वहीं पर शिवाजी की दूसरी पत्नी थी, वो थी सोयराबाई, जिससे राजा राम का जन्म हुआ। और तीसरी पत्नी थी पुतलीबाई, और यही पत्नी क्या थी? शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हुई थी। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1866 में भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का गठन किया गया, लेकिन यह कहाँ पर किया गया था? आपसे पूछा है गठन कहाँ पर किया गया? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मेघालय, इलाहाबाद। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, ये सबसे बड़ा भारत का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 तक भारत में कुल कितने हाई कोर्ट का गठन हो चुका है? तो अभी तक अगर 2019 तक की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट आर 25, यानी 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। जिसमें अगर मैं लास्ट की बात करूं, लास्ट कौन सा हाई कोर्ट को ऐड किया गया, तो लास्ट में जो अभी ऐड किया है वो है अमरावती उच्च न्यायालय, जिसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 2019 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट अगर इसके पहले बात करें तो यहाँ पर आपका 2013 में 3 हाई कोर्ट को ऐड किया गया, जिसमें आपके पास 3 हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये 3 हाई कोर्ट आपको याद करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 62, यानी 62 वर्ष तक ये अपने पद को धारण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 62 वर्षों तक अपना पद धारण कर सकता है कोई भी हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। पहला अगर हम बात करें तो दीवानी न्यायालय कहा जाता है, जिसको सिविल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर सेकंड फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और थर्ड भू राजस्व न्यायालय जिसको लैंड रेवेन्यू कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये तीनों कोर्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आते हैं इसी पर बेसिस एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा 15वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन। तहसीलदार किस कोर्ट के अंतर्गत आता है? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट। यानी आपका रेवेन्यू कोर्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसमें तहसीलदार यानी रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 16। ध्रुवीय वायुदाब पेटी यानी पोलर प्रेशर बेल्ट लाइज बिटवीन 65 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 35 डिग्री के बीच, एंड 35 से 65 डिग्री के बीच, 0 से 45 डिग्री के बीच। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
65 से 90 डिग्री के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते रहें, अगर हाल ही में आपने जुड़ा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। ध्रुवों की तरफ जाने पर कोरियोलिस बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपका कोरियोलिस बल घटता है, कोरियोलिस बल बढ़ता है, कोरियोलिस बल स्थिर रहता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी आप अगर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18। कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस फोर्स किस क्षेत्र में कार्य नहीं करता है? इन विच रीजन कोरियोलिस फोर्स डज नॉट वर्क? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कभी भी क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश पर कभी भी ये कोरियोलिस फोर्स वर्क नहीं करता है। अगर 0 डिग्री अक्षांश पर कोरियोलिस फोर्स वर्क नहीं करेगा तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो पहला आपको याद करना है, 0 से 5 डिग्री वाले क्षेत्र में कोरियोलिस बल वर्क नहीं करता है। वहीं पर सेकंड में बात करूं तो क्षेत्र में, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसी क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है, यानी इसमें इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं बनते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन अस्थायी पवन यानी परमानेंट विंड का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर आपके पास 3 परमानेंट विंड के दिए गए हैं। तो पहला है व्यापारिक पवन, दूसरा है ध्रुवीय पवन, तीसरा है गर्म पवन, चौथा है पछुआ पवन। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गर्म पवन, यानी ये एक परमानेंट विंड नहीं है। बाकी 3 के जो हैं आपका व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं परमानेंट विंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अच्छे से क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो इसे हम लोग समुद्र समीर कहते हैं, यानी सी ब्रिज बनता है। इस कंडीशन में सी ब्रिज बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये एग्जाम में मैनी टाइम्स पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु आपका एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल ऑप्शियम लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्विक सिल्वर निम्न में से किसे कहा जाता है? सोना, चांदी, लोहा, पारा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पारा। दोस्तों इसको मरकरी भी कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 80, और इसको हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेना है, 80 है, और इसको हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23, और ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। कैलेमाइन निम्न में से किसका अयस्क है? कैलेमाइन किसका और है? बेरियम, सोना, चांदी, जिंक। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक हो तो सबसे कम किस रंग में होता होगा? तो चलते हैं यहाँ पर आपका ये 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैगनी कलर। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ही कम होता है, यानी सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुला चौधरी, कमलजीत संधू, दुर्गा बनर्जी, प्रतिमा पुरी। तो इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुला चौधरी। तो ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सेशन को करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले सेशन में। तो इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच।